अस्सलाम माय नेम इज़ प्रोफेसर जाहिद अशरफ और मेरा इंस्टीट्यूट है प्रोफेसर जाहिद अशरफ इंस्टीट्यूट फॉर सीएसएस और पीएमएस जायद के नाम से। पहले जस्ट इंग्लिश होती थी, अब इसके साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है वो ऑफर हमने किया हुआ है। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट। लॉन्ग एसे के अंदर हम थीसिस स्टेटमेंट वो कैसे बनाते हैं, क्या उसके एसेंशियल्स होते हैं, क्या उसके स्टेप्स होते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने दे दो। मैं बेसिकली इंग्लिश ऐसे जो है वो बुक जो है उसका राइटर हूँ और ये मेरी बुक जो फर्स्ट टाइम 2009 के अंदर आई थी। फिर उसके बाद दूसरी जो मेरी बुक है वो टेक्निक्स फॉर इंग्लिश प्रेसी है। इसके अंदर आपका पेपर बी जो है वो पूरे का पूरा है। तो एसे और प्रेसी की दोनों मेरी अपनी किताबें हैं। मेन जो है वो बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट होता है जो लॉन्ग एसे के अंदर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब थीसिस स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली आपकी है दैट इज द समरी ऑफ योर आउटलाइन कि आपकी आउटलाइन में या आपके क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, तो उसको हम बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। अक्सर बच्चों को या ज़्यादातर 90% बच्चों को थीसिस स्टेटमेंट का बनाने का भी नहीं पता, स्टेप्स भी नहीं पता और ये नहीं पता कि इंट्रो और कंक्लूजन में उसको लिखते कहाँ पे है और ये क्या होती है बेसिकली। तो थोड़ा सा पहले बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया है, एक पेपर में पूछा गया उसने कि ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट्स और रेमेडीज क्या है, तो थीसिस स्टेटमेंट जो बनेगी वो आधी थ्रेट्स की बनेगी और आधी आपकी रेमेडीज की बनेगी। तो थ्रेट्स में आप इसको बता सकते हैं कि हमारा इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, राइजिंग सी लेवल है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स है, फिर हमारी ये ड्रॉट्स हैं, फिर हमारी जो फूड इनसिक्योरिटी है, फिर हमारी मेरीन लाइफ डिस्टर्ब होगी। ये जो 4 5 6 चीज़ें होगी, ये मेरा जो एक सेंटेंस में मैं लिखूंगा ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट होगी जिसमें मैंने उसके थ्रेड्स बता दिया है। चूंकि ये क्वेश्चन जो था उसके दो हिस्से थे, एक थ्रेड्स थे और एक रेमेडीज। तो रेमेडीज में मैं अपने थीसिस स्टेटमेंट में लिखूंगा। तो रेमेडीज में मैं क्या लिखूंगा कि हमारे एफॉरेस्टेशन से, क्लीन टेक्नोलॉजी से, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कोल, लाइक सोलर, लाइक टाइडल, लाइक बायोमास और जितनी भी ये चीज़ें हैं इनको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे हमारा ये जो है ग्लोबल वार्मिंग का इशू खत्म हो जाएगा। तो दो सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस में थ्रेट्स और एक सेंटेंस में हमारे जो बनेगा वो सोल्यूशन या रेमेडीज, इसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। अच्छा, ये अब लगती कहाँ पे, जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आपको कोटेशन से स्टार्ट करना चाहिए, फिर 2 से 3 सेंटेंस आपको स्टार्टर एज अ इफेक्ट उसके बताएं। तो ग्लोबल वार्मिंग है तो उसका बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यू टू द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड इट हैज थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर उसके बाद आप इसकी थीसिस स्टेटमेंट दें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, दरमियान ये एंड पे दे देते हैं। और भाई जब आपका स्टांस शुरू में ही नहीं होगा तो आप पास कैसे हो गए। फॉर एग्जाम्पल आपने थीसिस स्टेटमेंट दे दिए पैराग्राफ के एंड पे इंट्रो के, तो यार एंड के ऊपर तो आके आप उसको डिफाइन कहाँ पे करोगे। तो लॉजिकल आप उसमें देखा करें। कुछ बच्चे कहते हैं जी इंट्रो के अंदर नेक होती है, यार नेक इंसानों की होती है। फिर कुछ बच्चे कहते हैं जी काउंटर आर्गुमेंट करते हैं, और भाई इसमें काउंटर आर्गुमेंट नहीं होता। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आया था ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट आर फिक्शन, तो आपने एक स्टांस लेना था, या फैक्ट लेके पूरे ऐसे में लिखना था या फिक्शन। ये नहीं कि आपने फैक्ट का कर दिया और एक काउंटर आर्गुमेंट में फिक्शन दे दिया। तो वो बच्चे तकरीबन सारे ही फेल हो चुके थे जिन्होंने आधा फैक्ट और आधा फिक्शन दिया था। तो इसमें जितनी उसने बात पूछी वही आपने सिर्फ जस्ट उतनी करनी है। और इसके अलावा अगर आपका कोई और टॉपिक आ जाता है लाइक जिसके अंदर आ जाता है डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स, तो आदि आपकी होप्स बनेगी 4 5 6 7 के होप्स के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी जो है लोगों के राइट्स के लिए होती है। डेमोक्रेसी के अंदर लिटरेट पीपल, पढ़े लिखे लोग वो वोट कास्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होती है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल की से होती है उसके अंदर। और हर्डल्स के अंदर आप बता सकते हैं हमारे फ्यूडलिज्म है, हमारा लो एजुकेशन बजट है, फिर उसके अंदर हमारे मल्टी पोलिटिकल पार्टीज है जो हम पार्लियामेंट के रीजन है, फिर इसके अलावा हमारे जो है नंबर ऑफ पोलिटिकल पार्टीज हैं, फिर हमारे इलेक्शन वो फेयर नहीं है। तो ये हमारा होप्स के जो 5 6 7 पॉइंट और जो हर्डल्स है ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट होगी। और अगर इंट्रोडक्शन आपने लिखना है तो पहली 2 लाइनें जो उसके एज ए फैक्ट के बाद, नेक्स्ट जो थर्ड और फोर्थ सेंटेंस होगा वो थीसिस स्टेटमेंट को होगा। फिर आगे जो फिफ्थ सेंटेंस या सिक्स होगा वो रिपोर्ट का होगा। और उसके बाद आपने जो थीसिस स्टेटमेंट को वो एक्सप्लेन कर देना है। तो ये 1.5 पेज इंट्रो बन जाएगा। फिर कंक्लूजन के अंदर दोबारा थीसिस स्टेटमेंट देनी है जो बच्चों को नहीं पता होता। तो जब आप कंक्लूजन लिखें तो कोशिश करें इसको स्टार्ट करें टू सम अप इन अ नटशेल, और आगे फौरन अपने थीसिस स्टेटमेंट दें ताकि 15 से 18 पेजेस के बाद उसको पता हो कि आपका स्टांस क्या है। उसके बाद 2 से 3 सेंटेंस जो आपके बेस्ट उसको वाइंड अप करते हो। होप्स है तो इस तरह की होप्स और हर्डल्स दोनों का मिक्सअप करें ताकि उसको पता चले कि इसने होप और हर्डल दोनों को वाइंड अप किया है। खाली होप के ऊपर ऐसे नहीं लिख दिया, खाली हर्डल के ऊपर
दिया, और जो लास्ट सेंटेंस होता है वो वन होप्स वन विशेस, ये हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल है। तो ये जो है बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट का होप्स हर्डल्स का मैंने बता दिया। अगर फॉर एग्जांपल पेपर में आ जाता है करप्शन कॉजेज इफेक्ट सॉल्यूशन, तो आप एक लाइन आपकी कॉजेज बन जाएगी 4 5 6 7, एक लाइन आपकी इफेक्ट्स बन जाएगी 5 6 7 जो है, और एक आपकी सॉल्यूशन। इन तीनों को बेशक आप एक सेंटेंस में भी कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अक्सर बच्चों को ये होता है कि पता नहीं थीसिस स्टेटमेंट क्या है, फिर कंक्लूजन में लाजमी लिखें ताकि उसको आपका स्टांस पता चले कि ये आपका है स्टांस था, क्योंकि 15 से 18 पेजेस खत्म होगी, एग्जामिनर खुद भी भूल जाता है कि इस टॉपिक क्या है। तो कोशिश किया करें हर पैराग्राफ के एंड के ऊपर थोड़ा सा अपना मेन टॉपिक उसको भी बार बार बताते रहे, ताकि उसके जहन में रहे कि आपका वो टॉपिक वो क्या है। तो इसके अलावा ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस होते हैं, फिजिकल यहाँ पे लॉरेंस रोड लाहौर पे जेल रोड की बैक साइड पे, और ऑनलाइन जो बच्चे आउट ऑफ सिटी हमारे हैं। तो ये आज का टॉपिक था। ओके जी, थैंक यू।